So I want to know that we are talking about inflation, and we are also talking in general perspective about India being the fastest economy. So what's your take on that? Because a lot of people are divided on this. Yeah. बहुत लोग कहते हैं कि इतनी देर से इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, बहुत लोग कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, फिर कोई कहता है कि रुपीज हमारा इतना डिप्रिशिएट हो गया है. सो इफ यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन एवरी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक this awareness is very important for every youngster who is often misled by a lot of people in general. Yeah. अगर मैं जीडीपी की बात करूँ तो जीडीपी इट्स लाइक आपके जितने भी गुड्स की वैल्यू हम देखते हैं बेसिकली प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं. अब जरूरी नहीं कि आउटपुट इंक्रीज हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. तो आउटपुट का हमें एक्चुअल वो नहीं पता चल रहा. प्लस जीडीपी ऐसे भी इंक्रीज होती है कि देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जिनकी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, एंड देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो अभी भी वहीं के वहीं है, बट जीडीपी वो आपको बढ़ी हुई दिखेगी. तो यहाँ पर हमें लगता है कि हाँ जीडीपी इंक्रीज हो रही है, और कुछ लोग कहेंगे दैट वी आर द लाइक अब तो 5th हो गया है आई गेस, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. But yeah, population. But we are slipped because of rupees depreciation and not because of that. अब रुपी depreciation की अगर हम बात करें तो रुपी depreciation हमेशा बुरा भी नहीं होता. It increases exports, right? But हाँ, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उस वजह से भी तो जीडीपी इंक्रीज होती है. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड उस वजह से भी अगर इनकम ऐड होती जाएगी सबकी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही हमें शो करेगा. But wait, Shayad, I might be wrong, but isn't it like gross domestic product, so which is like the total total manufacturing, produced in the country. So how does because our nation में production अगर होगा, manufacturing activities होंगी, so they will get the employment ना, they will get the jobs. But still a lot of people are unemployed in India. Yeah. And unemployment rate is quite high than other countries as well. हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, बट वही सेम चीज़ है ना, पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है फिर. So even China is like that. China is like that, but चाइना में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रेट पे इंक्रीज हो रही है, बट इंडिया में नहीं हो रही है. इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही लैग कर जाते हैं. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सीधा टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर गया, सेकेंडरी सेक्टर इतने अच्छे से ग्रो नहीं किया. इवन हम जो हाई वैल्यू लाइक ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अभी हम लो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करते हैं, और जो चाइना है वो हाई वैल्यू एडेड, वही तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि इवन पीपल आर डूइंग द जॉब्स बट वो लो वैल्यू एडेड है. तो अगर हम एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ भी रहे हैं तो हमें ज्यादा उसमें मार्जिन अर्न नहीं कर पा रहे हैं हम उसमें. मीनवाइल चाइना वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो ज्यादा fiscal deficit is very high. Yeah. Right? Can you explain people what is fiscal deficit? It's like गवर्नमेंट आपके बेनिफिट के लिए कुछ खर्चे करेगी, दैट इज द एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. और एक होता है कि गवर्नमेंट आपसे जो पैसा लेती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट. टैक्सेस हो गए, या फिर अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट आपसे फीस भी लेती है. कई बार आपका चालान कट गया तो वो भी पैसे आते हैं, प्लस आप कोई एग्जाम देने गए हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस. तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज रिसीविंग. जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रिसिप्ट से, दैट इज द डेफिसिट. और ये फिस्कल डेफिसिट यही होता है दैट when your inputs are more than your exports. Capital expenditure plus revenue expenditure minus capital receipts minus revenue receipts. Okay. Yeah. So coming back, so you're talking about the ground reality of India being the fastest economy. So why do you think we are still lagging in the manufacturing sector and in the so do you think our policies are good, monetary policies? To some extent I think they are good. But see, monetary policies ये नहीं इम्पैक्ट कर सकती कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हो. इंडिया में ना लोग सेफ चलते हैं. मैंने जो देखा है, जो नोटिस किया है, एग्रीकल्चर के बाद एक तो लोगों का थोड़ा सा क्रेज रहता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स. उसके अलावा भी पीपल गो सेफ. मोस्टली लोग इंजीनियरिंग करेंगे, देन वी हैव टू गुड जॉब. बिजनेस है रिस्क टेकिंग एक्टिविटी आई गेस, तो बहुत कम लोग उसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं. प्लस ये होता है कि ये फैमिली टू फैमिली भी होता है. आप रिस्क तब ले सकते हो जब आपकी फैमिली अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है. इंडिया में मैक्सिमम फैमिलीज आई डोंट थिंक सो कि दे आर परफॉर्मिंग बेटर. तो रिस्क लेने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको जॉब करनी ही पड़ती है. दैट आई हैव टू अर्न फॉर द फैमिली, आई हैव टू मेक माई करियर अर्लियर, ऐसा होता है. इवन आई स्टार्टेड अर्निंग एट अ वेरी यंग एज. मैं 16-17 ईयर्स की थी तो आई स्टार्टेड टीचिंग ट्यूशंस वगैरह. मैं
हमेशा से सेफ चलना चाहती थी, सेफ इन द सेंस लाइक माय मदर इज अ टीचर, तो मैंने सोचा मैं टीचिंग 16 साल में कमाने लगे तो आप सेफ नहीं चल रहे मैंने सोचा कि चलो मैं टीचिंग में ही जाऊंगी, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, प्लस ऑनलाइन भी उस टाइम पे मैं पढ़ाती थी। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज के पूरे टाइम में पढ़ाया, कभी कुछ ना कुछ करा, तो वहाँ से अर्निंग्स वगैरह की। फिर मैं उस टाइम पर सेफ चल रही थी कि मैं टीचिंग ही करूंगी, बिल्कुल सेफ है, और उसके बाद आकर ग्रेजुएशंस पढ़ाऊंगी। बट जब मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, अब आई हैव मनी, अब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं रिस्क ले सकती हूँ, मैं रिस्क उठा सकती हूँ, बट नॉट एवरीवन गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी कि वो रिस्क ले, रिस्क उठा पाए। दैट्स व्हाट आई थिंक। प्लस वही सेम चीज़ है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए भी नहीं कर पा रहे, हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो अच्छी चीज़ है, जो बन के हाई वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, वो फिर वो दूसरी कंट्रीज कर रही हैं। प्लस इंडिया में मेनली क्या होता है कि अब जब गुड्स बन गए तो हम आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह में लोग हैं, कॉल सेंटर्स आपको इंडिया में मिलेंगे, तो ये वाली एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि इंडिया में सस्ती लेबर बहुत है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से। करेक्ट। डू यू थिंक ब्रेन ड्रेन इज आल्सो अ बिग फैक्टर? या Because I see so many good people, brainy people from IITs and IIMs and whatsoever going to US, going to different countries. It's not their fault. It's our government's fault to an extent, yeah, right? Because अभी मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वहाँ पे there was like 2-3 people. They developed a good biotechnology chip or something, but government funding नहीं दे रही थी. They went to US and within like 1 or 2 years, they raised, I don't know, millions of dollars at a good valuation, and because the system supported them. So I think government policies also need to change a lot. Yeah. And हमारी business policies थोड़ी ease होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पे बहुत restrictions बहुत है, yeah. So okay, but अगर if I like if you get a chance to become the finance minister, yeah, like just yeah, so what things would you like to change? And what can help India grow? अभी जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो जो बच्चे रिसर्च में जाते हैं, द वंस हू डू PhD, हमारी गवर्नमेंट ना यहाँ पर उनको इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं करती है। लाइक 8,000 स्टाइपेंड मिल रहा है या बहुत कम स्टाइपेंड मिल रहा है। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो PhD कर रही है, आई गेस मेडिकल वगैरह है किसी चीज़ में, एंड आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली। वो इंडिया में उसने सोचा था कि मैं PhD करूँगी, बट एक तो इतनी कम PhD सीट्स, प्लस गवर्नमेंट रिसर्च वर्क को इतना सपोर्ट ही नहीं दे रही है। बट व्हेन शी वेंट टू द अदर कंट्री, ठीक है, वो अब चाइना में है, तो अब जब वो चाइना गई, उसे अच्छी खासी उसे स्टाइपेंड भी मिलती है, एंड दे वैल्यू द PhD स्टूडेंट्स। यहाँ पर PhD स्टूडेंट्स मतलब अच्छा अनएम्प्लॉयड हो ये चीज़ होती है, अच्छा PhD है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो, कितने साल तक चलेगी, ये वाली चीज़ होती है। यहाँ पर रिसर्च वर्क को गवर्नमेंट वैल्यू नहीं करती है, जिसमें करना चाहिए, क्योंकि अगर रिसर्च होगी, लाइक इकोनॉमिक्स में एक सोलो मॉडल होता है ना, कि अगर आप इंफॉर्मेशन में या रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो कंट्री की ग्रोथ होगी उस बेसिस पर, राइट? बट यहाँ पर हम रिसर्च पे ही फोकस नहीं कर रहे। वही सेम मैन्युफैक्चरिंग में भी तो उन्हीं सेम एक्टिविटीज, वही सेम प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारे पास वो बेटर क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, हम फास्टर रेट पर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर जाएगा। मुझे लगता है इनोवेशन बहुत होती रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे आईवी लीग्स इन USA, राइट? सो एंड बीट एनी डेवलप्ड कंट्री एज सच, वहाँ पे बहुत स्पेंड करते हैं ऑन एजुकेशन पॉलिसीज, एंड दे गिव अ लॉट, उनका बहुत बड़ा बजट होता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो इंडिया में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं। जब प्रमोट भी नहीं करेंगे तो हाउ विल समवन इवन मैन्युफैक्चर समथिंग व्हिच इज नॉट इवन देयर, राइट? सो मे बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर रीजंस। बट मैं जब हम बात कर रहे थे तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग which was like हमारी फैमिलीज का भी एक रोल रहता है, राइट? जैसे हम रिस्क नहीं ले पाते, राइट? जैसे it's not always about an individual's choice or the government's fault. It's also so much within our families कि हम अपने बच्चों को भी नहीं जाने देते टू टेक रिस्क। कितने बच्चे हैं UPSC का एग्जाम देंगे, नीट का, JEE का, वो उस रेस में ही लगे पड़े हैं कि हमें प्रेप करना है, फिर हमें अच्छी जॉब चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है। ये जॉब्स मेनली यही हो चुका है। इवन मेरी फैमिली में कुछ भी कर लो, इतना कुछ कर लो, पेज बना लो, ये कर लो, बट देयर इज अ थिंग आती है कि बैंक की तैयारी कर ले, CGL की तैयारी कर ले, तेरे को तो NCERT अच्छे से आती है, इतने सालों से पढ़ा रही है, तेरे को पेजेस रटे हुए हैं, तो CGL की तैयारी कर ले। इवन मेरे से कोई भी मेरी वीडियोस वगैरह देखता है,
यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करती है, सीजीएल की तैयारी क्यों नहीं करती है? तो ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है कि एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए, सिक्योर जॉब, सरकारी नौकरी सरकारी होती है, चाहे 40,000 उसमें तुम कमाओ। तो वो वाली चीज़ इंडिया में अभी भी वो माइंडसेट है कि हम रिस्क नहीं ले पाते हैं। फैमिली वाला वही फैक्टर आ जाता है। अब जो लोअर मिडिल क्लास है उनको तो लगता है कि दे कैन चेंज द फेट ऑफ देयर फैमिली बाय अ गवर्नमेंट जॉब, तो वो इस वजह से तैयारी करते हैं। और काफ़ी सारे पेरेंट्स खुद उन्हें कि हमें तो अब डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है, तो तैयारी करो नीट की, जेई की। अब ट्यूशन्स में क्या होता है, अब मेरे पास एक स्टूडेंट रह चुकी है, मतलब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पता है कि उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, सो दे विल गो फॉर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वगैरह भी। अब यहाँ पर तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को इतना एक बच्ची मेरे पास आई, कॉमर्स को भी डाउरी देखना यार कॉमर्स को भी डाउरी, सही में एक बच्ची मेरे पास आई, वो आई बोर्ड एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले, उसको 7th 8th की मैथ्स भी नहीं आती, और जैसे तैसे करके उसे मैंने रात मैंने बुला के पढ़ाया, ये किया वो किया। मैंने कहा बेटा एक काम करना, अब तुम, जब उसके बोर्ड एग्जाम्स हो गए, वो पास हो गई, मैंने कहा चलो पास हो गई ये लड़की। फिर उसके बाद मैंने उसे एक टिप दी कि तुम ना लर्निंग वर्क अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारी मैथ साइंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, बेटर ऑप्शन है कि आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाओ और किसी एक सब्जेक्ट में एक्सेल कर लो, ऐसा कुछ कर लो। अब थोड़े दिन बाद वो मेरे पास आती है, मैम मैंने PCMB ले ली। मैंने कहा ठीक है, सुपर साइंस। मैंने कहा स्कूल वालों ने दे दी? नहीं, मैंने स्कूल चेंज करवाया एंड मैं यहाँ पे हूँ और मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है इस टाइम पे, बट पापा ने फोर्सफुली दिलवाई है कि तुम कर सकते हो ये वो। एंड आई वाज लाइक फोर्सफुली, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, मतलब ये चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को के लिए थैंकफुल हूँ कि हाँ, मैंने जो बोला कि मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है लेने को, मैं उस टाइम पे मेरे मार्क्स अच्छे थे एंड स्कूल में सबने कहा कि साइंस लो साइंस लो, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने साइंस ली थी, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज मनी वाला थोड़ा मेरा था कि मुझे हाँ इकोनॉमिक्स में जाना है, अकाउंट्स बिजनेस, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, जो मज़ा आ रहा है वो पढ़ो, अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थोड़ा पेरेंट्स के माइंड में है कि नहीं साइंस लेंगे तो ही कुछ करियर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रीम लेने के बाद अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फिर स्किल इशू आता है, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो हर जगह गवर्नमेंट की फॉल्ट भी नहीं है कि कहाँ से दे दें जॉब्स, अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है जो तुमने पढ़ा है। डिग्रीज हैं, देयर आर फेक डिग्रीज एज वेल कि हाँ डिग्री है, अब डिग्री का क्या करें, आपसे पूछो 3 साल की डिग्री में क्या पढ़ा, उन्हें एक वर्ड नहीं पता होगा कि क्या पढ़ा है, बस पास होते चले गए, पेपर निकाल दिए, पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा है, तो कोई फायदा नहीं है। एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पर आकर भी अटकते हैं। देयर इज द स्किल गैप इन द कंट्री। ट्रू, जैसे इवन आई टुक साइंस, सो या but yeah, and even you can count me as that person who was the least interested in to study even in college. But I was very much interested to learn about finance. Yeah. Right, because I guess everyone knows कि मैं financial markets में था, but because I loved that thing, so I worked on that skill. I started to earn from that skill. That is why, you know, I think that I am now self-sufficient and sustainable. But the thing is कि जैसे again you said, हम लोग गवर्नमेंट को जैसे इतने प्रोटेस्ट होते रहते हैं, and I don't want to sound political, but the harsh reality is government cannot give you jobs आपके हाथ में परोस कर, right? You have to have something in yourself that you can give back to. जैसे मान लो आप मुझे हायर करते हो, भाई कुछ तो स्किल होगी ना मेरे में, तभी तो हायर करोगे, कुछ है ही नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, राइट? सो इवन आई थिंक दैट यू नो यार ये बात तो है, बट स्टिल ना हम लोग ना ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, और उस भागने के चक्कर में देखो उसमें इतनी सीट्स नहीं है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट जॉब्स में। आप यूपीएससी देते हो, 20 लाख बच्चे यूपीएससी देते हैं, कितने निकलते हैं? अगर हम वहां से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करके अपनी एक्चुअल स्किल्स पर काम करना शुरू कर दें, तो वहां से आप कुछ भी कर सकते हो। इवन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आप इनोवेशन भी कर सकते हो, अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। बट वाई ओनली रिलाई ऑन अ गवर्नमेंट जॉब कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, उसी पे रिलाई। तो इस वजह से ना भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है उस तरफ। और जो एक्चुअल जो हम जिस साइड पे हम जा सकते हैं, हम इनोवेशन पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, हम उस साइड जाते नहीं। या तो हम वो कॉर्पोरेट मजदूर बनेंगे कि हाँ हमें जॉब चाहिए 9 to 5, बट वही सेम चीज आ गई कि हम रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। हर किसी के पास इतना होता है ना, रिसोर्सेज नहीं है कि वो रिस्क लें, बिजनेस करें, तो वो उस चीज़ पर रिलाई करते हैं। बट हाँ, लोगों को अपनी स्किल्स पर ज़्यादा काम करना चाहिए, रादर देन कि यूपीएससी या सीजीएल या इसी की ही सिर्फ तैयारी में तुम लगे रहो कि पेपर देना है। तो दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आप पेपर देना भी चाहते हो तो साइड बाय साइड कोई स्किल डेवलप करते रहो कि तुम अगर नहीं निकला ये
तो तुम्हारे पास एटलीस्ट इतना तो है कि तुम अर्न कर सकते हो। और मैं कहता हूँ आप दे दो पेपर, बट उसके पीछे ना जिंदगी मत निकालो, जैसे 5-7 साल वो देते रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मतलब वैसे कुछ लोगों का चौथे अटेम्प्ट में भी निकल जाता है, सो आई डोंट वांट टू साउंड रूड, बट हाँ अगर आपके 2 अटेम्प्ट्स में नहीं निकल रहा तो आप किसी और चीज में जाओ। पर पता है क्या होता है, अब लोगों को लगता है हमने 2 साल तो दे दिए, 1 साल और दे के देखते हैं, फिर ऐसा लगता है 3 साल दे दिए, अब तो निकाल के ही रहेंगे। तो वो वाली चीज भी है कि इतना टाइम हमने दे दिया। जैसा ईगो बायस नो कि हम कर लेंगे। एक बार डिफरेंस स्लाइट लाइन में थिन डिफरेंस होता है कि एक आपकी जिद है और एक आपका वो है कि यू नो ईगो हर्ट होगा कि क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारे फैक्टर्स कैन अलाइन। सी वी कैन सी इट्स वेरी ऑलवेज इजी टू जस्ट कमेंट। मे बी यार हो सकता है बहुत लोगों के पास तो खाने को भी नहीं होता, तो उनके पास कोई अल्टीमेटली ऑप्शन नहीं है इसके साथ। हाँ, उनके पास वही फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है कि कुछ ऐसी हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज कि उनके फैमिली का फेट ही चेंज तब हुआ जब बच्चे की जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी। अब वो तो बिजनेस वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकते, और इवन वो अगर वो चाहे तो स्किल्स में भी इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम पे मैंने सोचा सब लोग CFA का एग्जाम दे रहे हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे को ऐसा लगा कि दूसरा एग्जाम नहीं निकला तो इतने पैसे गए पानी में, तो इस वजह से मैंने नहीं किया वो कोर्स। तो मतलब मैं तो अभी स्टिल बेटर पोजीशन पे हूँ, बट देयर आर पीपल जिनकी पोजीशन बहुत खराब है, तो वो कहाँ से दे दें। Exactly. तो फिर वही बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। Right. So, okay, coming back to economics. Yeah. So, so we were talking like what certain things needs to be changed. So, what more do you think we can do better for a better economy? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रिसर्च वगैरह वाले काम पर। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस टाइम पर। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं है, काफ़ी जगहों पे इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है, बट इतने अच्छी डेवलपमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, अब मैं 9th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, 2 महीने तक तो बुक्स ही नहीं आ रही थी। बच्चे कभी किसी PDF से पढ़ रहे हैं, बुक्स आई भी हैं तो सब शॉप्स में अवेलेबल नहीं हुई। बच्चों के 2 महीने खराब हो गए, वो कभी पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, कभी नई बुक से पढ़ रहे हैं। तो हमारी पॉलिसीज तो आ रही हैं अच्छी, बट हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। अब वो स्कूल्स को ही नहीं पता कि कौन सी बुक आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कैसे पढ़ाएं, क्या करें। कभी स्कूल वाले कह रहे हैं पुरानी से चलते हैं, कभी कह रहे हैं नई से चलते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज और मैं लेके बैठी, मैंने कहा चलो दोनों पढ़ते हैं। अब मैं दोनों पढ़ा रही हूँ कि चलो इतना ये भी कर लो, यहाँ से ये कर लो। कुछ स्कूल्स में कह रहे हैं हम यही कंटिन्यू करेंगे। तो अब पॉलिसी अच्छी आए, बुक्स भी अच्छी बन जाए, बट एट द सेम टाइम आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हो। बच्चा बैठा है 2 महीने, अब एकदम से सिलेबस आ गया, अब हाफ ईयरली के एग्जाम्स देने बैठ जाओ। अब वो बच्चा फिर मन से नहीं पढ़ेगा जब इतना टाइम निकल जाए। अब उसे दिख रहा है सिलेबस है, तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस वो पढ़ेगा, बट वो ऐसे नहीं पढ़ेगा कि मैं कुछ नया समझ रहा हूँ, मैं कुछ नई चीज पढ़ रहा हूँ, मैं बस पास होना है, निकल जाना है, बस अब खत्म करो, मम्मी डांट रही है तो पढ़ लो बस। राइट। सो ओके, सो जैसे you make content on economics, financial literacy and economic literacy. So, for example, जैसे हमारा बजट आता है, अगर आप बजट पढ़ रहे हो, so what's the whole process? कैसे आप उसमें से क्या क्या पढ़ते हो? How do you make that content? How do you make that 60 seconds reel out of it? मैं जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई, लेट्स हम एक न्यूज़, बजट क्या इतनी डिटेल में जाते हैं, अभी रिसेंट न्यूज़ पर आते हैं। तो अभी ऐसा आया कि RBI के गवर्नर ने कहा कि सितंबर तक जो लिक्विडिटी होगी वो बिल्कुल पीक पर होगी। अब लिक्विडिटी क्या होती है? जो कैश फ्लो है। अब हर बच्चे को तो नहीं पता, तो मैं क्या करती हूँ, न्यूज़ पढ़ती हूँ, पहले उसमें देखा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी समझाओ पहले बच्चे को। अब जो नॉर्मल वीडियोस आप देखोगे ना, तो वो बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, बट इसका मार्जिनल इम्पैक्ट होगा। मार्जिनल इम्पैक्ट क्या होता है, क्यों होगा मार्जिनल इम्पैक्ट, वो चीज़ें समझाते नहीं। अब मैं समझ के चलती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उसको बिल्कुल लूसिड एक्सप्लेनेशन देनी है, उन्हें कुछ नहीं पता, ऐसे समझ के चलो। इवन मुझे कुछ नहीं पता तो मैं खुद को समझा रही हूँ कैमरा के आगे, तो मैं ऐसे सोच के चलती हूँ। तो पहले बता दिया कि लिक्विडिटी मतलब कि कितना पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये लिक्विडिटी सितंबर तक इंक्रीज हो जाएगी। अब ये लिक्विडिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, उस चीज़ को सर्च करो। अब ये लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है कि जो लाइक फॉरेन करेंसी जो है, बेसिकली पीपल जो है, जो NRIs हैं हमारे, वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पैसा डाल रहे हैं। बेसिकली वो बिना रुपीस में कन्वर्ट किए FCNRs इंक्रीज हो रहे हैं और वो बैंक में पैसा अपना रख रहे हैं और इंडियन बैंकिंग सिस्टम उसे प्रमोट कर रहा है। तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई। अब गवर्नमेंट ने कहा कि इसका मार्जिनल इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सितंबर तक अगर लिक्विडिटी इंक्रीज हो भी जाती है
तो उसके बाद एक तो होता है कि कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि हाँ बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो बाद में लोग पैसा निकाल लेंगे। दूसरा आता है कि लोग उस पैसे को ऑब्वियसली खर्च करने के लिए भी निकालेंगे, तो वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो लिक्विडिटी फिर नॉर्मल हो जाएगी। तीसरा इसमें ये भी चीज़ होती है कि एक तो हमारा वही पैसा मतलब यूज होगा, सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, तो वो धीरे धीरे करके लिक्विडिटी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट होगा। तो आपने देखा कि अभी मैंने सिर्फ एक लाइन बोली है, बट उस एक लाइन में हमने 3 चीजें समझा दी। अब हम लोगों को पता है ये चीज है कि कितनी हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, या कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा उसके लिए नॉर्मल है, बट देयर आर पीपल जिन्हें कुछ नहीं नॉलेज। तो मैं ऐसी ऑडियंस के लिए बना रही हूँ एंड देन पीपल लाइक इट। अब कोई इंसान है, देयर इज अ हाउस वाइफ, देयर आर चिल्ड्रन, जो अभी छोटे बच्चे भी है 7th 8th 9th 10th, उन्हें भी समझ आ जाए। तो इस तरीके से मैं अपने कंटेंट में चीजों को ब्रेक डाउन कर रही हूँ कि एक न्यूज ली, सिर्फ एक लाइन में ही हमें इतनी सारी चीजें मिल गई कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अगर हम बढ़ते हैं तो वो नॉर्मल ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। You also have a way of delivering your content, no? So जैसे मैं आपके अभी रील भी देख रहा था कल about money multiplier. So you were giving that, you know, metaphorically Doraemon के example and Jian के example. So that was pretty cool. Maybe people like your content that because of some, you know, hook also. Yeah. Because that has a catchy part. People can relate to it. People can understand it better. अब मैं बोलूँ पर्सन ए ने ऐसे करा, पर्सन बी ने ऐसे करा, अब मैं उसकी जगह बोलूँ शिनचैन जियान की शॉप पे गया और वहां पर उसने अपने पैसे दे दिए। अब जियान ने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब ये लाइन में बोलूंगी तो वो रिलेट कर पाता है, वो सुनता है जहाँ शिनचैन गया। उसमें नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि शिनचैन और जियान तो अलग अलग कार्टून है ना, मैं उसके नीचे लिख रही हूँ बट है तो दोनों जापान में ना। तो वहां से एंगेजमेंट भी बढ़ती है एंड पीपल फाइंड इट फनी, तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। पढ़ाई को एज अ बर्डन नहीं बनाया जाता, तो उसे अगर इंटरेस्टिंग तरीके से बोलो, प्लस अगर आप बोल रहे हो, बता रहे हो, तो जैसे मैंने बोला आज हम इंटरेस्ट रेट समझेंगे, तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, आज हम इंटरेस्ट रेट, अब बहुत बोरिंग हो रहा है, आज हम इंटरेस्ट रेट समझेंगे। तो बोलने का तरीका भी होता है। बच्चे के सामने अगर आप स्टूडेंट्स हैं या कोई नॉर्मल पर्सन भी है ना, अगर आप उसको प्रॉपर एक्सप्रेशंस देके प्यार से बताओगे ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ, सो दे लाइक दैट थिंग। तो वहां से उनका वो अटेंशन बना रहता है कि अच्छा क्या बता रहे हैं। इंटरेस्ट रेट मुझे अपनी याद आ गई, मैं भी तो ऐसे बनाता था, आज हम इंटरेस्ट रेट पढ़ेंगे। मैं भी ऐसे बनाती जब मैंने अपना YouTube शुरू किया, हाय माय नेम इज सिमरन एंड टुडे वी विल स्टडी। बट जब मैंने धीरे धीरे सीखा तो मैंने कहा नहीं, इंटरेस्ट क्या होता है, जो हम पैसा कभी डिपॉजिट कराते हैं उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलता है। तो इस तरीके से बोलो तो उन्हें मजा आता है सुनने में कि हाँ क्या एक्स्ट्रा मनी मिलता है। अब एक ही लाइन में बता दिया, मैं इंटरेस्टेड बताऊं कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट व्हेन यू फ्रॉम द प्रिंसिपल दैट यू हैव इन्वेस्टेड, ये वो करके बताओ, तो उतना मजा नहीं आएगा किसी को भी। What's one of the most fascinating concept about economics? Any one of the fascinating topics you like? Ceteris paribus. Can we talk about it? Because even I want to know. Ceteris paribus, all things are constant, और सिर्फ इसी चीज पर फोकस करो। कहते हैं ना, तो जैसे हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होंगे तो क्या होगा, फिर कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये सेट्रस पैरिबस वर्ड इकोनॉमी में हर जगह ये एज्यूम करके चलो, पहले एज्यूम करो फिर सिंपल इकोनॉमी में ऐसे लेकर चलो। बट जो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफी टफ होते हैं। बहुत सारी चीजें एक चीज पर इम्पैक्ट डालती है। मैंने जैसे फिलिप्स कर्व बोला तो मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, पर ये ट्रू थोड़ी है। ये फिलिप्स कर्व भी फिर फेल हो गया था लॉन्ग टर्म के लिए। फिर ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व आया था, एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। तो सारे कर्व्स में बट यू थिंक इकोनॉमिक्स को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया लोगों ने लिख के और उसमें अपनी थ्योरी डाल के? बिकॉज सी अगर आप जैसे बिजनेस स्टडीज भी पढ़ते हो, बिजनेस भी पढ़ते हो, मुझे लगता है जैसे अश्नीर ग्रोवर भी कहता है सिंपल रूल ऑफ बिजनेस कि आपने 1 रुपए लगाए, आपको 2 रुपए कमाने हैं, या 1.5 रुपए कमाने, 100 रुपए कमाने हैं। पर लोगों ने उसमें इतना कुछ डाल दिया कॉम्प्लेक्सिटी कि लोग ही कंफ्यूज हो गए, यार अब हम बिजनेस करना भूल गए। तभी तो मैंने कहा मैं क्या कहती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, नाउ दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो वही पढ़ रहे हैं जो बुक्स में लिखा है। बट वो इतनी सी बात है जो मैं 1 मिनट में रील पे बता सकती हूँ, बट वो 1 घंटे का लेक्चर क्यों स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि हमने उसे वो कॉम्प्लेक्स बना दिया है। लेकिन आपको ये नहीं कहूंगी कि वो अननेसेसरी है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एजम्पशंस नहीं पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे कि ये कहाँ से आया, तो आप उस 1 मिनट की वीडियो को नहीं बना सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। राइट। सो वी टॉक्ड अबाउट मनी मल्टीप्लायर। सो व्हाट मनी मल्टीप्लायर इज? इट्स लाइक अगर मैंने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे और बैंक उसमें से कुछ % अपने पास रखता है, दैट इज द लीगल रिजर्व रेशो।
और जब बैंक ने उसमें से लेट से 10% अपने पास रखा और 90 रुपीज किसी और को मतलब बेसिकली बैंक ने 10% रखा, अब 90 रुपीज जो है वो किसी को लेंड कर सकता है, बट हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो किसी के उसी बैंक अकाउंट में ही डालेगा, ठीक है। अब बैंक ने 90 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में डाले, अब उस पर्सन ने वो कहीं स्पेंड करने या जो भी उस पर्सन ने लिए, अब उस पर्सन के पास वो 90 रुपीज का लोन आया है, इट्स लाइक बैंक से 90 रुपीज का उसने लोन दिया, बैंक ने 90 किसी और को देगा, अब वो किसी और को देगा, वो उसी के बैंक अकाउंट में जाएंगे और जो बैंक है वो अपने पास वो 10% अपने पास रखता जाएगा। बैंक वो पैसा अपने पास तब तक रखेगा जब तक वो जो अमाउंट, जैसे उसने 10 रुपीज रखे, फिर 90 रुपीज में से 9 रुपीज रखे, जब तक वो अमाउंट इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए, दैट इज 100 रुपीज। और बेसिकली आरबीआई ने तो सिर्फ 100 रुपीज का नोट प्रिंट किया ना, तो वो करेंसी तो उतनी है, बट मार्केट में उसका सप्लाई इंक्रीज होता चलेगा, वो टोपी घूमती चलेगी उसके पास। तो वो 100 रुपीज जो है वो 1000 रुपीज में, अगर मैंने लेट्स से बैंक ने कहा कि हम लीगल रिजर्व रेशियो भी 10% रखते हैं, कि हम 10% अपने पास रखेंगे, तो अगर आप 1/, में लीगल रिजर्व रेशियो कर दो, ओके आपके पास आपने 100 रुपीज लेट्स से इन्वेस्ट करे हैं, अब आपका ये पैसा कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप 1/, में लीगल रिजर्व रेशियो करते हो, बेसिकली लीगल रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल, इफ दैट रेशियो इज 10%, आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो आपके पास उसका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने उसका आंसर 10 किया तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जो मनी है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, दैट इज 100 रुपीज 1000 हो जाएंगे। अब करेंसी उतनी है, बट वो 1000 कैसे हुए? क्योंकि आपने बैंक में डाले, अब बैंक ने वो उसमें से कुछ पैसा रख के किसी और को लोन में ले लिया, बट है तो वो 100 रुपए ही, बट वो बैंक अकाउंट में शो होते जा रहे हैं कि हाँ आपके पास इतने पैसे हैं। तो ये वो मनी सप्लाई है, उसलिए कहते हैं कि वो इंक्रीज हो गया मनी सप्लाई, बट करेंसी उतनी ही है। करेक्ट। एंड but we don't include that interest charges and anything in this, right? Assumptions लेके चलते हैं। Okay. So, what do you think about educational content in India? How is it going? Is it more like genuine, or is it like most of the people I see roof से बातें करते हैं, and the concepts are not even clear to them. पता है मुझे सबसे बेकार चीज जो लगती है वो ये है कि मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े हैं, उसमें बच्चे ने जोक लिख दिया कि मैम ये चीज़ है, मैम पढ़ रही हैं या सर पढ़ रहे हैं, और फिर हंस रहे हैं उसके ऊपर, और वो रील वायरल चली गई। मैम ने जैसे पढ़ाते पढ़ाते ये वर्ड यूज़ कर दिया और फिर वो रील वायरल जा रही है। एंड अब क्या हो गया, टीचर्स नहीं करते। I was also seeing, you know, sorry to interrupt, but मुझे याद आ गया, तो मैं देख रहा था एक बहुत रील वायरल हो रही थी, तो वहाँ पे सर आते हैं और वहाँ पे ऐसा वो रील चल रही है, वहाँ पे कोई कहता कि मैं तो पढ़ने आया था, नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर सर अपनी मैम को प्रपोज कर रहे हैं। हाँ। तो दैट रील को तो वायरल देखी थी वो, फिर बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं मैं तो पढ़ने आया था, ये क्यों हो रहा है? तो कुछ भी हो रहा है इसमें, मतलब ठीक है आप फनी बना सकते हो कंटेंट को, बट ये चीज अब क्या टू मच हो गया ना, ये टू मच हो गया है। मतलब ठीक है आप फनी बनाओ, बट इस तरीके से कि कॉन्सेप्ट भी तो समझ आ रहा हो, उसमें कुछ भी बातें चल रही हैं। तो एक रील मैंने देखी, मैम यू आर क्लोव विदाउट सी, तो मतलब मैंने कहा अरे, तो वो चीज, और पीपल डू दैट मतलब कि हाँ कि वायरल चाहिए, अटेंशन होना है। प्लस उसके अलावा मैंने कुछ क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं जो सिर्फ मोटिवेशन दे रहे हैं, बच्चों ये हमारा शेड्यूल है 90 डेज के अंदर, हम ये अरे 90 डेज में अचीव करेंगे, और बच्चे देख रहे हैं। अब 1 महीने का प्लान, अब 2 महीने का प्लान, 3, मैंने काफी क्रिएटर्स देखे, मैंने कहा मैं यहाँ पढ़ा के थक गई हूँ, ये प्लानर दे के वायरल होते जा रहे हैं बस। बच्चों हम नवंबर से स्टार्ट करेंगे ये तैयारी, ये करेंगे। देयर आर क्रिएटर्स जो जेन्युइन भी हैं, जो मुझे काफी टीचर्स बहुत जेन्युइन लगते हैं, जो देते हैं, अच्छे से मोटिवेट करते हैं बच्चों को, बट उस चीज को ओवरली तुम्हारा कंटेंट ही अगर वो बन गया तो वो चीज गलत है। लाइक मैंने काफी सारे टीचर्स देखे हैं, लाइक माय पर्सनल फेवरेट इज दिगराज सर। तो उन्होंने मतलब मैं भी उनसे एसएसटी पढ़ती थी जब मैं अपनी 9th-10th क्लास में थी, और उनका वो मैग्नेट ब्रेन्स करके उस टाइम पे पेज था, एंड आई लव्ड हिज टीचिंग स्टाइल। वो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, एंड अभी भी वो जब पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल इन्वेस्ट हो जाएंगे उस चीज में और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। प्लस वो मोटिवेशन भी देते हैं, तो वो अच्छे से लाइक ठीक है मोटिवेशन दे दिया बच्चों, मतलब वो एजुकेटर्स रात भर पढ़ा रहे हैं। मतलब मैं इतना देखती हूँ कि हाँ रात भर 16 घंटे के सेशंस एग्जाम से पहले, सो दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड। बट वही कुछ क्रिएटर्स की वजह से हम सबको गलत नहीं बोल सकते हैं। करेक्ट। तो बट हाँ एजुकेशनल कंटेंट चलाना बहुत मुश्किल है।
अगर ये तो चलो 9-10th के बच्चे हो गए, बट अगर आप एजुकेशनल रील्स भी डाल रहे हो तो इसमें ये है कि आपको फिर भी थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा उसमें। आप डायरेक्टली आकर पढ़ा नहीं सकते हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें चीजें बोलनी पड़ेंगी, कोई हुक ऐसा कि बच्चा रुके। जैसे मेरा तरीका ये है कि मैं स्टाइलिश वे में बोल देती हूँ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नहीं सोच पाती कि मैं कैसे रोकूं, अटेंशन नहीं ऐसे नहीं आ पा रही, तो मैं थोड़ा स्टाइलिश वे में बोल के कि बच्चों इंटरेस्टेड ऐसे होता है ताकि उन्हें पसंद आए और वो सुने बात को। बट हाँ, मतलब मेरा तरीका ये है। बट हाँ, आपको एजुकेशनल कंटेंट को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू, सो वो आपको पक्का दे विल हिट द फॉलो बटन कि हाँ, इससे कुछ हमें वैल्यू मिल रही है। As far as I have seen, educational content या financial content, so it's mostly about financial literacy only. Economic literacy, I have not seen much of content. Not even worldwide. या हो सकता है कि हमारे रीच में ना आता हो। यार फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करके ना अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है लोगों को। ये मतलब कुछ जेन्युइन क्रिएटर्स भी हैं, बट कुछ करोड़पति कैसे बनते हैं, यहाँ से पैसा यहाँ से कहाँ से लेके जाए, तो बच्चे वो एक क्लिकबेट भी हो जाता है और बच्चे उस चीज को देखते हैं। और इकोनॉमिक लिटरेसी से रिलेटेड मेरा भी क्लिकबेट ही होता था। इकोनॉमिक लिटरेसी पर लोग इतना ध्यान नहीं देते। अच्छा ठीक है, बजट, अब हाँ बजट पर फोकस करते हैं, बट वो भी वो स्टॉक मार्केट वाला पार्ट किया है वो यहाँ पे आके इससे क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट हाँ, पे ना। बट अगर एक नॉर्मल पर्सन देखे, लाइक जिसने बिल्कुल स्टडी नहीं किया, वो आ जाती है ऐसे टर्म्स, रेपो रेट ही हो गया, बैंक रेट इतना हो गया, SDFC हो गए, तो वो उस चीज़ पर कि इतनी बड़ी टर्म है, कहाँ से पढ़े ये, मतलब पेपर वगैरह। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टफ टर्म्स आ जाती हैं, पर मैं क्या करती हूँ, मैं इतना सा पैराग्राफ पढ़ूंगी डेली कि अपने इम्प्रूव करने के लिए, कि इतना सा पैराग्राफ पढ़ा, उसमें अगर मेरे को 10 टर्म्स नहीं आती, मैं उन्हें हाईलाइट करूंगी, कॉपी में लिखूंगी, समझूंगी, फिर उसी पे वीडियो बना दूंगी। सेम even I used to do that. जब मैं because मैं था स्टॉक मार्केट खुद से ही पढ़ा है, so मैं क्या करता था, जो भी टर्म आता था ना, I was so obsessed कि मैं उसको हाईलाइट करता था। अब मैं उसको तब तक पढ़ता रहता था जब तक वो मुझे बाय हार्ट ऐसा हो जाए कि मुझे देखने की जरूरत नहीं है बाद में, राइट? दैट इज अ थिंग, मुझे लगता है वो इज इंटरेस्टिंग, ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्योंकि ना इको में क्या होता है, मोस्टली हम ऐसे कहते हैं, ये कम हुआ तो क्या बढ़ा, क्यों बढ़ा, किस बढ़ा। तो अगर मैं ना क्या करती हूँ, मैं फ्लो चार्ट्स बना लेती हूँ कि ये, जैसे मैंने अभी फिलिप्स कर्व समझाया, तो मैंने फ्लो चार्ट बना लिया कि ये कम होगा फिर ये बढ़ेगा, फिर ये कम होगा फिर ये बढ़ेगा, तो वो याद हो जाती हैं चीजें अच्छे से। तो अगर आप ऐसे करके करो तो आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी नॉलेज। बट अगर आप इको को सोचो, आप रिविजन ही नहीं कर रहे हो, आप सीधा आपने देख लिया ये चीज बढ़ रही है, घट रही है, फिर आप भूल जाओगे उसे एक टाइम के बाद कि अच्छा ये बढ़ रहा था तो क्या घटेगा। बट आप उसे ब्रेक कर करके समझो कि नहीं ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो चीजें आसान हो जाती हैं। There are two parts of economics, right? Micro and macro. Parts तो बहुत सारे, there is statistics, econometrics, then we have international economics. नहीं, like in general जो हम स्कूल में पढ़ाते थे, माइक्रो मैक्रो पढ़ाते थे ना। मैक्रो स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमी, वैसे चार। Yes, so micro is and macro. Can you just give in one line what are micro macro? Micro is like when we are talking about one individual या one firm. Micro. एंड मैक्रो जब हम पूरे एग्रीगेट बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। बट जब मैं, बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ साइंस स्ट्रीम, तो मैं हमेशा पहले सोचता था मैक्रो मैटर्स मोर, बट इट्स ऑपोजिट, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन बोथ साइड बाय साइड। ये नहीं कह सकते कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, मतलब कौन सी ज्यादा मैटर करती है। माइक्रो में आप एक फर्म के अकॉर्डिंग पढ़ते हो कि एक फर्म भी ना, उसमें आप प्राइस कंजम्पशन कर्व्स और बहुत सारी चीजें आप उसमें पढ़ते हो। और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो इन्फ्लुएंस करेगा माइक्रो को, क्योंकि नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, और माइक्रो मैक्रो को करेगा कि अगर एक एक इंडिविजुअल फर्म कितना करे वो टोटल एग्रीगेट में आएगा, तो दोनों ही दे गो पैरेलल। ओके, सो जैसे यू हैव डन a degree in economics, so if someone, a youngster is doing this course, so what are the career options in after that? आप कंसल्टिंग में जा सकते हो। कंसल्टिंग टू whom? इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह आप कर सकते हो। दूसरा, रिसर्च में मोस्टली लोग जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग वाली चीज की तरफ जाते हैं, लाइक गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में, तो पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा होता है रोल, क्योंकि आप डेटा को एनालाइज करते हो, डेटा एनालाइज करके आप उस डेटा एनालिटिक्स में भी जा सकते हो आप वैसे, बट हाँ पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा होता है कि आप डेटा को एनालाइज करो, फिर गवर्नमेंट के अंडर आप गवर्नमेंट को पॉलिसी सजेस्ट करते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे काम करते हैं पॉलिसी मेकिंग। बाकी जो मैं कर रही हूँ, टीचिंग वगैरह आप कर सकते हो। करेक्ट, but there's always a tussle between the business people and the economist, because I don't think so they get well together.
a lot of business people, you might not know about it, but I have heard that from so many interviews, I have heard that economists always struggle to make money, even if they are running a business, versus business people who have no background from economics. Because I think economics is like fully bookish, right? Yeah. So जो लिखा हुआ है, they follow by heart. But business is not run like that. So because मेरे को ये इसलिए याद आया था क्योंकि अभी हम इतनी इकोनॉमिस्ट और इन सब की बातें कर रहे हैं. So there was this एस इन्वेस्टर आके जुनियन वाला, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं इकोनॉमिस्ट की बात सुनता तो मैं कभी पैसे नहीं कमा पाता. तो आपको सारी बातें सुननी का है. तो थोड़ी बहुत मेन मुझे जो लगता है कि आपको पॉलिसी समझ आनी, समझ आनी चाहिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे से समझ आएंगे. आपको पता लगेगा कि अच्छा डॉलर टैरिफ्स लगे हैं यूएस में, या कुछ हुआ है, या कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की चीज की, जैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर मतलब why is rupees depreciating? See, there are a lot of reasons that are going on. मैं ऐसे अपना टेक ऐसे नहीं बोलूंगी कि हाँ इस वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैं मतलब देखो मैंने इस चीज़ पर लाइक इवन अपने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन सबके इंटरव्यूज वगैरह भी देखे हैं. मेन जो मुझे लगता है इस टाइम पर, सो एक तो जो प्रेशर पड़ रहा है अभी फ्यूल प्राइसेस की वजह से, दैट इम्पोर्ट कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती जा रही है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हाँ हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है इस टाइम पर, क्योंकि वही हम इम्पोर्ट्स पर डिपेंड है ना. अगर हम खुद चीजें वो प्रोड्यूस कर पा रहे होते सो हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी. Don't you think the bigger reason is see, as far as I know, rupees depreciating, appreciating is not even that important. People make it a हुआ कि बहुत हम 93 94 पे आ गए, right? तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बट उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है. Government doesn't give that too much importance unless वो बहुत out of hand चला जाता है, because उतना उसका value नहीं है on ground level. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 5,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये महीना कमाता है, उससे मैटर नहीं करता वो रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है अप्रिशिएट हो रहा है. द ओनली थिंग विच इज जो मुझे लगता है, इफ यू वांट टू कंट्रोल रुपीज, यू कांट जस्ट कीप ऑन सेलिंग बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स या फॉरेन करेंसीज. यू हैव टू मेक रुपी अ ग्लोबल करेंसी जिससे डॉलर अपने आप डिप्रिशिएट होगा एंड रुपीज अपने आप अप्रिशिएट होगा, सो दे कैन बैलेंस इट आउट टू एन एक्सटेंट टू फाइंड अ मिडल वे आउट, राइट? तो दैट्स व्हाट माय टेक इज. हमें अगर रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना है तो मेन तो ये है कि हमें ट्रेडिंग यूएस लाइक कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अभी ब्रिक्स की समिट हुई तो उन्होंने कहा कि हमें कॉमन करेंसी आ जानी चाहिए सारी, ताकि हम जो डॉलर का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए. बट कॉमन करेंसी वाला आइडिया तो वेरी बैड, क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो हम यूएस डॉलर का कम करने के लिए अब चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़वा सकते. दूसरी चीज़ ये आ जाती है इसमें कि आपके पास खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल गिर जाएगा. सो सॉवरेनिटी इज आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट. तो वो चीज़ तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी. मेन हमें यही फोकस करना चाहिए कि हम अपनी मीडियम या स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उनको इंक्रीज करें, और जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें यूएस डॉलर को इन्वॉल्व ही ना करें, डायरेक्ट अपनी करेंसी से एक्सचेंज वही मोटिव भी है, पता. हाँ, तो वो करेंगे तो मुझे लगता है चाइना को भी ना ब्रिक्स पे होना नहीं चाहिए था, वैसे कहते नहीं चाहिए, बट आई थिंक बिकॉज चाइना, बाकी आप कंट्रीज देखो और चाइना को देखो, तो चाइना है ना सुपीरियर उसमें. सो यू आर राइट, अगर ब्रिक्स की करेंसी कॉमन करेंसी होती है तो फिर इंडिया का तो कोई बेनिफिट ज्यादा है नहीं उससे डॉलर डिप्रिशिएट जरूर हो जाएगा, बट फिर उनका अप्रिशिएट हो जाएगा. और क्या, और शायद मैंने कहीं रीड किया था कि मतलब ऑब्वियसली ट्रम्प टैरिफ्स और लगा देगा अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो. बट डू यू थिंक चाइना पे भी लगाया था उसने टैरिफ्स, कुछ नहीं हुआ. चाइना ने डी टैरिफ लगा दिया उस पर वापस. तो बट डू यू थिंक, हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर टैरिफ्स? इट्स लाइक जब आप कोई चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज द टैरिफ, द कस्टम ड्यूटी, द कस्टम ड्यूटीज. यस. ओके, व्हाट आई कैन टेक फ्रॉम यू इज दैट यू get conscious a bit when you might not know something. Yeah. But you know, it should be absolutely opposite, because even I was like you. I used to have this कि यार मुझे नहीं आता, या मुझे नहीं पता, या मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, right? But now I have, over the time, I've started to change that thing completely. I'm like, fuck it, तो क्या हुआ? Yeah, you know, it is absolutely fun when you don't know something.
अब जैसे मान लो सच अ पेटी स्लाइट एरर, मैंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने बोला आरबीआई पॉलिसी, आपने क्या कहा दोनों सेम होते हैं. सो मे बी आई न्यू इट बट आई माइट हैव कंफ्यूज्ड इट, राइट? फन नो, लाइक मैं भी अपने आप को समझा रहा है कि पागल है क्या, राइट? तो इट इज अ गुड थिंग. तो दिस इज अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि क्या है, कुछ नहीं है, नहीं आता. दुनिया में कुछ भी नहीं आता लोगों को, पता है. So we can do that. Rapid round. इसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन होंगे. फिर we have talked about the educational content also though. I really wanted to talk about this one. If a girl is watching right now, feels economics or finance isn't for her, what do you actually want to say? ये अच्छा है, कर सकते हैं. हाँ. बट फिर मैं ये सोच रहा था कि किसी को करना ही नहीं, तो फिर हम उसका क्या ही बोलेंगे. नहीं यार, देयर आर गर्ल्स, मतलब मेरी काफी सारी फ्रेंड्स है यार. फाइनेंस वगैरह ये तो हमारे बस की नहीं है ना. हाँ, बिकॉज़ एंड दे वांट टू लर्न. इवन मैं भी ऐसे होता ना, मेरा भाई बहुत ज्यादा, कजन ब्रदर, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है ये स्टॉक वगैरह. उसका पेज भी है, ऑल्दो चला नहीं वो अभी तक, पर वो बनाता रहता है ये सब चीजें. तो और मुझे ऐसे जब मैं उसकी बात सुनती हूँ ना कि ये वाली मार्केट में ये हो रहा है, और प्लस वो जो मेरे को अपना सिस्टम दिखाता है कंप्यूटर में, देख के ऐसे हो जाता है क्या चल रहा है, ऊपर नीचे क्या है ये. बट जब तुम धीरे धीरे समझते हो ना चीजों को, तो ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत आसान था, ये इतना कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं है. मैंने पढ़ा ना, मैंने अभी कुछ टाइम पहले से वही शुरू किया हुआ है. डेली आधा पौना घंटा निकालती हूँ कि चल मेरे को चाहिए यार, मेरे को सीखना है ये सब चीजें. तो जब मैं पूरा समझने के बाद, अच्छा ये था बस, वो इतना ग्राफ वगैरह शो हो रहे हैं, ये ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, कुछ भी नहीं था ये. तो वो चीजें फिर इजी लगती हैं. बट ये है कि तुम्हें हैबिट डालनी पड़ेगी. मुझे जो लगता है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. करेक्ट. क्योंकि तुम सैलरी से अमीर नहीं हो सकते हो, जो मुझे ऐसा लगता है. यू नीड टू डू इन्वेस्टिंग. सेविंग्स के साथ कुछ भी नहीं हो सकता. और अभी तक मैं जीरो थी. That was my rapid round. You just said it. So saving money makes you rich, myth or fact? मिथ. सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है. और मैं इस चीज में बहुत फेल हुई हूँ. मेरे पापा का होता है एफडी में पैसा डालो, सेफर ऑप्शन है. और मैं पापा को कहना इन्वेस्ट करो आप. पापा एसआईपी है, ये है वो है, बट ही इज लाइक नहीं एफडी सही है, बिल्कुल एफडी में रहो. बट मैंने कहा मैं अपने पैसे जो मैं कमाऊंगी मैं अलग रखूंगी, मैं वो डालूंगी, मैं आपसे नहीं ले रही पैसे. बट हाँ, उनका वो सेफर साइड रहता है. मम्मी भी, तो अगर ये तो माइनस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा. मैंने कहा मम्मी यार प्लीज लेट मी ट्राई. तो मैं उनके पैसे नहीं लेती, मैं अपने पैसों से कोशिश करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ कि अच्छा ये ऐसे डालेंगे. डीमैट अकाउंट मैंने अपना खुद बनाया था. तो ये डीमैट अकाउंट भी मैंने बनाया था. हमारे कॉलेज में एक वैक सब्जेक्ट था, तो वो पढ़ के मैंने कहा वो वैल्यू एडेड कोर्सेज वगैरह, 30 नंबर का पेपर था. तो मैंने पढ़ा कि अच्छा है ऐसे बनाने, चलो करती हूँ. मैं धीरे धीरे करके किया. और मेरा ऐसा नहीं कि मैंने अभी तक उसमें से कुछ पैसे कमाए, मेरा माइनस ही गया. बट मैं सीख रही हूँ इस चीज को. एंड आई थिंक इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है. और आना तो एटलीस्ट चाहिए, तुम्हें पता तो होना ही चाहिए. No, if you ever need help, you can anytime ask me. पता है, I am very much I like those people who are interested to know something and who are interested to earn out of something. So मैं सबकी हेल्प तो नहीं कहूँगा कि मैं करता हूँ, बट मैं मेजॉरिटी जो लोग करना चाहते हैं उनकी कर देता हूँ. So anytime you need anything help with the financial market, I am down. But yeah, 30 to 40 minutes at least, चाहे एक लड़की है लड़का है, सबको, लाइक हमारी एज वालों को तो एटलीस्ट करना चाहिए. चाहे आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, आप ज्यादा अमाउंट नहीं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप 1000 रुपीज से शुरू करो इन्वेस्ट करना, जो मुझे लगता है. मैंने वही मेरे पास 500 रुपीज थे, मैंने वहीं से शुरू करा. मैंने कहा नहीं, थोड़ी थोड़ी हैबिट डालूंगी तो मैं सीख पाऊंगी. अगर मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ थ्योरी देखती रहूंगी, पढ़ती रहूंगी, याद करती रहूंगी कॉन्सेप्ट्स को, कुछ नहीं होगा. आई नीड टू डू दैट प्रैक्टिकली. मेरे को उसे करना पड़ेगा. मैं सीखूंगी उस चीज को. ठीक है, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, बट एटलीस्ट आई नीड टू नो दिस. तो वो जरूरी है. मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ. हाँ जी. See, nobody in the market is smart. Yeah. Only the market is supreme. Yeah. हर को लगता है शुरुआत में कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बट बिल्कुल नहीं होता ऐसा. मतलब जेन्युइनली किसी के साथ भी नहीं हो सकता. बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट आपको आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, 5 साल बाद पैसा देता है. वो 5 साल बाद इतना दे देगा कि जो 4 साल में नहीं दिया होगा वो 5th ईयर भी आ सकता है. तो of course any day better than FDs. And the only way to become wealthy and just not rich is through investing. See, I'm not saying just equity markets, but be it any asset class. It can be real estate, it can be commodities,
it can be equities, it can be bonds, anything. So every youngsters, मुझे तो बस सोचो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारे पास 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है और सिर्फ 1 करोड़ लोग उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं. उसमें से भी सिर्फ 10 लाख लोगों का पोर्टफोलियो 50 लाख से ऊपर है. हाँ. उसमें से भी सिर्फ 2 लाख लोगों का पोर्टफोलियो करोड़ से ऊपर है. तो हम बहुत पीछे हैं. हाँ. यूएस में 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट्स एंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन का पोर्टफोलियो $1 मिलियन यार इसमें लिटरेसी की भी तो कमी है. स्कूल में तुम्हें कोर्सेज बता दिए जाते हैं, पढ़ाते ही नहीं ये सब चीजें. अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स थोड़ी सी इंप्रूव करी है. पहले तो पालमपुर चलता था. अब 9th की बुक्स आई ना, तो मैंने कहा वाओ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं. डिमांड सप्लाई सब कुछ है, चाहे थोड़े 4 चैप्टर्स हैं बट एटलीस्ट बेटर है उससे. मतलब पालमपुर वो भी अच्छा था. वो बहुत बेसिक से शुरू किया प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड ये सब चीजें. तो वो भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी वो बेकार था, बट उससे बेटर लग रहा है मुझे ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट. तो बट वही आ जाता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज तो देनी पड़ेगी ना. अब इन्होंने संस्कृत इंपॉर्टेंट कर दिया है कि संस्कृत पढ़नी है. ऐसा कुछ काफी स्कूल्स में ऐसा हो गया है. बच्चे को चॉइस देनी चाहिए लैंग्वेज सीखने की, और फाइनेंशियल लिटरेसी देनी जरूरी है. दैट इज सॉर्ट ऑफ ट्रू, बट because I have a thoda, you know, I would say traditional orthodox religious aspect to it. I would say that Sanskrit should be deep rooted but not made compulsory. Yeah, that's right? What I mean. It should be something like जैसे आपकी prayers में हो रहा है, prayers में आप बजाओ, बट ऐसा मत करो कि पढ़ना है. बिकॉज आई यूज्ड टू हेट संस्कृत. मेरे लिए बहुत हार्ड था. संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें आपको सभी अच्छा लगता है, टॉपर थे आपको पता है ना. नहीं संस्कृत मुझे अच्छी लगती थी. मुझे 6th तक बिल्कुल नहीं समझ आई. 5th में हमारी स्टार्ट हुई, 5th 6th तक समझ नहीं आई. 7th क्लास में मेरे को एक रेनू मैम थी मेरी, तो उन्होंने जो पढ़ाना शुरू किया, मैंने कहा तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है, तो बहुत मजा आ रहा है. तो मेरे को सेंटेंसेस बनाने भी आया. एंड इवन अभी बच्चों को मैं पढ़ा देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ. ऐसा नहीं है संस्कृत मतलब ये है कि आपको बस इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, बट कंपलसरी नहीं करना चाहिए ना कि तुम इस लैंग्वेज को पढ़ो ही पढ़ो. बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी कंपलसरी होना चाहिए, जो नहीं है स्कूल्स में. करेक्ट. आपको पता है हम स्कूल क्यों जाते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नॉट जस्ट कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो. यू मेक फ्रेंड्स, यू गेट टू नो पीपल, प्लस आप स्पोर्ट्स करते हो या दूसरी एक्टिविटीज करते हो. यू फिर उन सबका अल्टीमेट गोल क्या होता है? उन सबका गोल होता है मार्क्स लाना मेनली. नहीं एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन का गोल क्या है? टू अर्न मनी. नहीं, टू डेवलप अ ह्यूमन बीइंग. नहीं वो तो ठीक है, बट आपको जो बुक्स पढ़ रहे हो, मैं उसको एजुकेशन कंसीडर कर रहा हूँ इस टाइम पे, राइट? तो हम वो पढ़ते हैं टू अल्टीमेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट व्हिच इज मनी मोस्ट लाइकली. बट हमें सिर्फ वही नहीं सिखाया जाता. अगर आप देखोगे ना, सिर्फ वही नहीं पता कि वो कमाना कैसे है. या साइंस भी पढ़ लिया, ठीक है, आगे क्या करना है. इकोनॉमिक्स पढ़ तो लिया, बट अब कैसे कमाना है. तो मोनेटाइज नहीं कर पाते हम अपनी डिग्रीज को. एग्जैक्टली, बात ये हो रही है. लोग YouTube चैनल मोनेटाइज करना जानते हैं, बट मेरा तो YouTube भी मोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक. वेरी सून हो जाएगा. Okay, so again, we'll do this rapid round, myth versus fact. Okay. So a recession is always bad news for everyone. Myth or fact? I guess it's a myth. It's not always the bad news. Yeah. उसका explanation है, but we'll keep it for later. Okay. You need to understand the stock market to be financially literate, not illiterate, literate. False. Government debt is always a bad thing? No. If the GDP is growing, your life is automatically getting better. Myth no, not at all. Why? All are myths. क्योंकि जीडीपी अगर ग्रो कर रही है, जरूरी थोड़ी आपकी इनकम, क्या पता वो टॉप 1% की इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा नहीं बढ़ रही है. Free trade is always good for a country like India. Free trade is not always good, like But what do we mean by free trade? It's like कोई भी restrictions ना लगी हो, कोई tariff ना लगे हो, import export. Yeah, it's not good. New economic policy से पहले 1991 से पहले I feel like कि जरूरी था वो restrictions लगाना, क्योंकि हम अभी हमें इंडिपेंडेंस मिली है, और वो जो हमारे ऊपर रूल उन्होंने किया वो वहीं से किया, ट्रेडिंग करके ही वो आए थे ट्रेडर्स बन के. तो उस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को, अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को सपोर्ट करने के लिए जरूरी था. लेकिन उसके बाद फ्री ट्रेड अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन्स में आप हाई लेवल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो हमारे लिए तब ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड ऑफ कि जस्ट हमारी कंट्री में सिर्फ AI डेटा सेंटर्स खुले और वो किसी, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा काम किया. इवन दे विल कॉज पोल्यूशन वगैरह, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी. सो
मेन मेरा टेक इस पर यही है कि हमें थोड़ी ग्लोबल वैल्यू चेन्स में ऊपर जाना पड़ेगा, तभी बेनिफिट होगा, वरना तो नहीं। वरना आप लो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करते रहोगे और एक्सपोर्ट्स बढ़े हुए दिखेंगे कि हाँ इतने एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, पर उनका आपने मार्जिन कितना कमाया, आप अर्न कितना कर रहे हो, वो तो नहीं है ना। What do you take from the recent India and Europe policy? आपने शायद सुना भी होगा, लास्ट ईयर हुई थी वो, आई डोंट नो, I might be wrong, but जहाँ पे वो कह रही थी गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी. Maybe I do not have much. Yeah, because I heard it. That was a good policy though in general. Yeah. Because I heard it. I don't know when will it get implemented, but it was a good one. मेरे को लगता है कि that can change something. Would be good for India. See what I think कि अकेली गवर्नमेंट फेट ऑफ द कंट्री चेंज नहीं कर सकती. True. अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, बट हाँ कुछ पॉलिसीज को इम्प्रूव होना ज़रूरी है. और मेरा हमेशा यही टेक रहता है कि रिसर्च में हमें ज़्यादा जाना चाहिए, रिसर्च वाली साइड ज़्यादा जाना चाहिए. हम उस पर नहीं जा रहे हैं. हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थोड़ी लो चल रही हैं और मेनली हम टर्शरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर वहीं पे ही अटके हुए हैं. मेनली एग्रीकल्चर है ना, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी बहुत बड़ा चंक हमारा एग्रीकल्चर में ही रहता है. हाँ, और उसमें क्या है, देयर इज लाइक पीपल आर वर्किंग, बट 2 लोग भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उससे आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ रहा. मतलब एक ही फैमिली के 4-5 लोग वही सेम काम कर रहे हैं, अगर वो 2 लोग भी काम करें तो उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस होगा. तो पीपल आर वर्किंग, वो अपना टाइम भी उसमें दे रहे हैं, बट आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा. तो वहाँ एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आती है. बट वही है कि फैमिली इनकम वहीं से बनी हुई है, लोग उसी में है. फिर वही इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करनी चाहिए, तो मैं इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे. इवन लड़कों का लिटरेसी रेट तो फिर भी हाई है, लड़कियों के लिए नहीं हो रहा एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट. इवन इट्स लाइक कि ठीक है तुमने बैचलर्स कर ली, मास्टर्स कर ली, लड़कियां तो बहुत पढ़ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत आगे आ गया. लड़कियां पढ़ रही हैं, बट कितनों को उनमें से जॉब करने की परमिशन मिल रही है? ऑन अ रूट लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट. नहीं मिल रही. तो इसको थोड़ा सही कर लो, ये काट देना. नहीं ठीक है, काटना मत, ही ऐसे ही रहेगा. ठीक है, हाँ, इट शुड बी ओके. हाँ, so on a root level we are talking about. Yeah, बहुत इवन मैंने इतनी सारी विमेन देखी हैं कि ठीक है मतलब बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, नाउ दे आर मैरिड टू अ डिसेंट मैन, और अब वो किटी पार्टीज में ही जाती हैं बस. और उसके अलावा वो अपनी एजुकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं. उससे मुझे थोड़ा याद आया. लेट्स टॉक अबाउट why we see very fewer population of girls in the field of economics and innovation in general. Even in finances, because मैं ज़्यादातर I am not being I'm not labeling anything, but मुझे लगता है वो ज़्यादातर वो थोड़ा सा नॉर्मल कोर्स से ज़्यादा प्रेफर करती हैं लड़कियाँ. लाइक जितना मैंने देखा है, साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइसेस फॉर गर्ल्स, but not finances and not any technical courses. So do you think that's true, and do you think that if yes, then it needs to be changed? First of all, it needs to be changed, but हाँ problem exist करती है. बहुत सारी चीज़ें हैं. First of all, लड़कियों को एक तो होता है कि हाँ हमें जल्दी से काफ़ी, मतलब मैं आपको लो लेवल पे बता रही हूँ, मैं ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली हम लोग नहीं देखते. मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग जॉब्स कर रही हैं, और मेरी सारी फ्रेंड्स एक्चुअल में फाइनेंस में है. वन ऑफ माय फ्रेंड इज सीए, वन इज प्रिपेयरिंग फॉर you are into economics, that's why, but moreover in general what happens is लड़कियों को बोला जाता है सेफ करियर ऑप्शन लेकर चलो. ठीक है, वो लड़कों को भी बोला जाता है, बट लड़कियों के माइंड में एक प्रेशर चल रहा होता है कि 24, 25, 26 के बाद शादी हो जाएगी, तो करियर बनाना है, और वो सेफ करियर लेकर ही चलती हैं. प्लस लड़कियों को बोला जाता है चलो बैंक में नौकरी कर लो. मैंने सुना है ये सब चीजें कि हाँ बैंक में नौकरी कर लो, सेफ है, इवन इफ यू गेट मैरिड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये चीजें आती हैं. दूसरा ये होता है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ काफ़ी लड़कियां डरती हैं कि फाइनेंस, मनी इज़ नॉट फॉर मी, मनी वाली चीज़ है, क्योंकि ना उन्होंने घरों में भी देखा होता है कि फादर इज हैंडलिंग ऑल द फाइनेंसेस, तो उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला काफ़ियों को. मतलब माय फादर इज द वन जो मेरे से खुल के बात करते हैं, मुझे ढंग से समझाते हैं ये चीज़ें कि हाँ ऐसे है ये है वो. तो मैंने कहा कि मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ही इज़ द वन कि हाँ ठीक है कर, अगर तेरे को ये वाला रिस्क लेना है ठीक है. वो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे बताते हैं. ही वॉन्ट्स मी टू गेट
एजुकेटेड, मेरे को पढ़, वीडियोस बना, जो मर्जी कर, बट नॉट एवरीवन हैज दैट चांस ना। हर किसी को वो चीज़ नहीं मिल रही है। इवन वीडियोस बनाने के लिए, मैं वीडियोस बना रही हूँ, बट हर किसी के घर में ये भी परमिशन नहीं मिल रही कि तुम खड़े होके कैमरे के आगे वीडियोस बनाओ और पब्लिक अकाउंट पे उसे पोस्ट करो। तो ये प्रॉब्लम आ रही है लड़कियों के साथ। और यहीं पे सेम चीज़ आ गई फाइनेंस वाली, तो उन्हें रहता है कि हाँ मनी वगैरह क्या इन्वेस्टमेंट करें, ये तो लड़कों वाला काम है, ये वो। हाँ, बट आई थिंक द थिंग्स आर चेंजिंग। अब काफ़ी सारी लड़कियां फाइनेंस वाली साइड हैं। मेरे कोर्स में इको ऑनर्स में इतनी सारी लड़कियां थी। सो वी आर डेवलपिंग दैट थॉट कि हाँ, इवन फाइनेंस क्रिएटर्स देख लो, इतने सारे हैं। आई गेस एक सांची जैन करके है, और सीए गर्ल आल्सो नो, या मतलब वो उनकी वीडियोस देख के मेरे को मोटिवेशन आई थी, आई नीड टू लर्न दैट। या नहीं, वो चश्मा नहीं लगाती, एक और है निधि करके, और एक निधि भी है। हाँ, एक और गर्ल है, शी इज वेरी प्रिटी यार, क्या नाम उनका, कन्वर या कुंवर कुछ उसका उनका नाम है। वो बहुत अच्छे से लाइक बहुत सिंप्लीफाई करके मतलब फाइनेंस कंटेंट बनाती है, एंड शी इज आई गेस एन इंजीनियर, एंड शी लर्न दैट थिंग। तो आप किसी भी फील्ड में, इवन इफ यू आर डॉक्टर, आप कुछ भी हो, you need to learn about money and financing. बहुत ज़रूरी है। If I really see from a retrospective, मुझे लगता है कि I might differ to an extent in this, because मुझे लगता है still, अगर for example if I just take a number like 100, अगर 100 girls हैं, तो मुझे still लगता है कि सिर्फ 10% of the girls are still creating something good into a good technical field, like finance, like in technology or something, but still 90% are not. And I really don't know what's the reason behind it, but मुझे ये लगता है कि जब वो 90% भी एक अच्छा नंबर हो जाएगा and वो भी convert होंगे into this, तो हमें ना ऐसा लगेगा कि आप खुद देखना, एक इकोनॉमी ना दोनों साइड से ही चलती है, एक पे बर्डन डाल के नहीं चल सकता। सो दैट इज ऑल्सो एज इक्वली इम्पोर्टेंट एज मेन वर्किंग, या वो 10% लड़कियां वर्किंग इनटू दैट फील्ड। क्योंकि सेफर ऑप्शंस का कुछ नहीं होता। आप इंडिया को इतने चाहिए नहीं होते प्रोफेशनल्स जितने ये लोग बन जाते हैं, राइट? जो चाहिए हमें, वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट, एंड वी शुड ऑल। पता है, मैं आपको बताता हूँ, द ओनली प्रॉब्लम इज that people are not aspirational. Gen Zs need to be aspirational. When you become too comfortable with your life, you will always be comfortable, and till the time either you are married to a basic man. Second, even if you are married to a highly qualified man, but you are still miserable after some time, because you are not doing something by yourself. Because आज के टाइम पे तो हर कोई करना चाहता है ना, और जो नहीं करना चाहता बाय चॉइस इज फाइन डिसीजन, बट जो करना चाहता है बट नहीं कर पाता, उसको बहुत बुरा लगता है कि यार आई वेस्टेड माय प्रेशियस इयर्स। बिकॉज लोग कहते हैं कि कुछ पढ़ाई का टाइम नहीं होता, इसका टाइम नहीं होता, आई एग्री, बट स्टिल योर क्रूशियल इयर्स आर योर क्रूशियल इयर्स। यू कांट बी डूइंग द सेम थिंग व्हेन यू आर 35, 45, 55। कंफर्ट जोन से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही। मतलब मैं ना हमेशा से जो चीज़ें करती हूँ वो मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है। पर्सनली आई एम अ गर्ल कि हाँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती किसी से। मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, जब तक मेरे पास कोई आएगा नहीं मैं बात नहीं करती इतनी जल्दी। मैं मतलब ऐसा नहीं ईगो वाला इशू है, बट इट्स लाइक मैं नहीं कर पाती, मैं जाके ऐसे हेलो हाय नहीं बोल पाती। मेरे अंदर ये थोड़ा सा है कि थोड़ा सा मैं हेजिटेट करूँगी, मैं शांत रहूँगी जब तक कोई मेरे से बात नहीं करता। 2-4 घंटे बात कर ली, उसके बाद मैं थोड़ा बोलना शुरू करूँगी। हाँ, कॉलेज में फ्रेंड्स को भी सबको पता है कि कम बोलती है, ठीक है ये, बट मैं थोड़ा डिफर करता हूँ इस चीज से क्योंकि हम 3 घंटे से बात ही कर रहे हैं। ये तो पॉडकास्ट है ना, मैं वही तो मैंने कहा मैं कंफर्ट जोन, जब मैं आया था तो ऑफ कैमरा भी बात ही कर रहे थे। ऐसा नहीं, मैं बताती हूँ, मैं कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश करती रहती हूँ। अगर मैं बैठी हूँ किसी के साथ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसे शांत होकर बैठ जाऊंगी। बिल्कुल, अगर हम किसी कैफे भी गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, आई विल ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, बट दैट्स नॉट द रियल मी। मतलब मुझे शांत रहना पसंद है। यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर, या आई एम ट्राइंग टू गेट आउट
ऑफ इट. मतलब हाँ, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके सामने मैं चुप नहीं होंगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट मैं नॉर्मली नहीं बात कर पाती. बट जब मुझे अब पॉडकास्ट के लिए बुलाया तो मुझे पता है मेरे को यहाँ बात करनी है. एंड दैट टाइम जब ऑफ कैमरा मैंने जो बात की, मुझे था कि मुझे इसको ऐसे इसके साथ थोड़ा कंफर्ट जोन में मैं आ जाऊँ ताकि मैं कैमरे के आगे इसके साथ बोल लूँ. तो आई ट्राई टू लीव माई कंफर्ट जोन. अभी भी ऐसा है कि मैंने जैसे जो भी पॉडकास्ट में बोला, ये मैंने अपने ओपिनियंस दिए, जो मुझे पता था मैंने बोला. बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे सब कुछ पता है. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मुझे पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता. आई एम स्टिल लर्निंग. अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएट होके निकली हूँ और मैं शायद बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे. इवन देयर आर पीपल जो मेरे पास ऐसे फॉलो करके मतलब ऐसा ना, दिस पर्सन फॉलो यू, तो सीए दिस फॉलो यू, सीए फॉलो कर रहे हैं लोग मुझे. तो डू यू नो, मेरे को ट्विटर पे आप कभी मेरी फॉलोअर्स में जाओगे ना तो आप देखोगे इवन आई एम अमेज्ड टिल डेट. और जबकि मैं ट्विटर पे ना अब एक्टिव नहीं रहता. आई जस्ट सी रिपोस्ट, दैट्स इट. पहले ना बहुत ट्वीट्स डालता था. आई वाज क्वाइट एक्टिव. तो मैं देखने लगा मेरे 3-4 ट्वीट काफी वायरल हुए, लाइक लाख व्यूज ऑन ट्विटर पोस्ट. तो इतने IITians, इतने IIMs वाले सब मेरे को फॉलो करने लगे. एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्रेजी. बट देन आई रियलाइज्ड दैट डिग्री डजंट मैटर. अ गुड कॉलेज is okay for a good job and for a good career, but again, see, they are learning from you because you have a skill, right? If I don't have a skill, nobody cares. Yeah. I wouldn't follow that IIT guy just because he's from IIT. Yeah. Unless he's providing me with something. Yeah, some value. तो कोई वो नहीं है. So I can relate to that. Yeah. Anything you want to tell the youngsters, the female audience, anyone, before, just ending this conversation? Okay, so to all the people of my age, and मैं उनको बस यही, मतलब लाइक आई एम नॉट समवन कि मैं तुमको एडवाइस दूँ किसी चीज़ के लिए, बट जो मुझे पता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, ट्राई टेकिंग द रिस्क. क्योंकि अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम यार फिर ना वो रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था. मैंने इससे पहले, इस वाले इंस्टाग्राम पेज से पहले 3 पेज और बनाए थे जो सारे मैंने डिलीट करे. ये क्या बनाया मैंने. और यूट्यूब पे तो मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव थी, बट इट्स लाइक कि मेरे को करना है, मैं कोशिश करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं. वो जो फियर ऑफ फेलिंग है ना, वो अपने माइंड से हमें निकाल देना चाहिए. नहीं होगा, क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा. बट अगर मैं खुद को इमेजिन करूँ कि मैं 30 ईयर्स की हूँ या 40 ईयर्स की हूँ और मैं सोच रही हूँ ये तो मैं भी कर सकती थी, ये मुझे करना चाहिए था, ये मैंने क्यों नहीं किया. मैं रिग्रेट के फियर के साथ नहीं जाना चाहती. मेरे को रहता है कि हाँ मैंने ट्राई किया था, फेल हो गया, वो अलग चीज़ है. फेल हो सकता है कुछ भी, ठीक है, कोई चीज़ सक्सेस हो रही है, फेल हो रहा है, बट आई हैव ट्राइड. मेरे को ये रिग्रेट नहीं चाहिए. तो आई फील लाइक कि सबके अंदर वो ऑडेसिटी होनी चाहिए कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा. अभी मुझे पता है कि मैंने क्या पता है इस पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें गलत भी बोली हो, बट व्हेन यू सेड ना कि सिमरन आ जाओ एंड ये वाली चीज़ें, मतलब फ्रेंडली कॉन्वो गई हो. सो आई वेंट टू माई मॉम एंड आई वाज लाइक, मम्मी मेरे को तो सब तो नहीं आता, अब मैं क्या करूँगी वहाँ जाके. एंड शी वाज लाइक, जितना आता है वही बोल देना, जितना आता है वही कर दो. एटलीस्ट ट्राई टू, मतलब थोड़ा तो देखो, तुम्हारा पहला पॉडकास्ट है, जस्ट बी हैप्पी अबाउट दैट. तो इट्स लाइक ठीक है, चलो जाते हैं, देखते हैं. और थोड़ा मोटिवेशन मिली. एंड ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें सही भी बोली होंगी, कुछ चीज़ें गलत भी बोली होंगी, बट एटलीस्ट पीपल लिसन मी. और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 1 या 2 जने भी अगर सुन रहे हैं मुझे, सो आई एम डूइंग समथिंग गुड, कि लोग सुनना चाहते हैं. आप किसी की भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है कोई. इवन यार, अगर फॉर एग्जांपल आपके जितने फॉलोअर्स हैं, वही पूरा स्टेडियम भर सकता है, राइट? जस्ट इमेजिन लाइक दैट, ना. सो यू आर स्टैंडिंग इन वानखेड़े स्टेडियम बीच में एंड एवरीबडी इज चीयरिंग फॉर यू. इमेजिन दैट. सो मुझे चंद्रप्रीत मैम ने कहा था लास्ट टाइम कि अगर आपके 10, 15, 20 हज़ार भी फॉलोअर है ना, वो आपकी कम्युनिटी बन गई है. वो आपको वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. दे लुक अप टू यू. पीपल लव मी सो मच. मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऐसे रिप्लाईज पढ़ती हूँ, देयर आर पीपल जो हाँ बहुत उल्टे सीधे रिप्लाईज भी करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो अच्छे नहीं भी लगते, बट जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है. लाइक व्हाट हैपेंस, मैंने ऐसे ही फन में वीडियो डाल दी, जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही फन में डाल दी, मैं बन जाऊँ आप लोगों की एजुकेशन मिनिस्टर. तो हाँ, आप बन जाओ, बहुत मजा आएगा, आप बन जाओ. तो बहुत अच्छा लगता है. इवन कई बार मैं कुछ डाल रही हूँ, अब मेरे ना क्या हुआ, 50,000, अब ना जब आपको लग जाता है फॉलोअर्स डेली बढ़ रहे हैं, 200, 300 ऐसे बढ़ रहे हैं,
तो आपके माइंड में आता है चलो बढ़ रहे हैं, ग्रोथ है, आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। अब जैसे मेरे 50,000 हुए ना, उसके बाद मेरी ग्रोथ रुक गई, काफ़ी टाइम बाद जाकर 58 पे पहुंचे, फिर 58 के बाद ठीक हो गए। अब मैं ऐसे, ये 5 मेरा अनलकी नंबर है, मम्मी आई नहीं, मम्मी कह रही जो 50,000 लोग हैं, मतलब ऐसे था कि मम्मी जो भी कंटेंट बना रही हूँ उससे फॉलोज नहीं आ रहे हैं, ठीक है क्या करूँ? मम्मी कह रही जो 50,000 लोग जिन्होंने तेरे को ट्रस्ट करके फॉलो किया है, एटलीस्ट तो उनके लिए कंटेंट बना। एंड आई डिडंट स्टॉप, फिर मैं उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, फिर लगता है these people are here to listen me, कि सुन रहे हैं वो लोग, तो मैं कुछ गलत ना करूँ, मैं उनके लिए और बेटर चीजें करती रहूँ, बनाती रहूँ। इवन तो ऐसा है कि इंस्टाग्राम से कोई इनकम का इतना सोर्स नहीं है कि तुम्हारा आ जाए, यूट्यूब वगैरह से है, बट इंस्टाग्राम से इनकम नहीं है। बट देन ऑल्सो मेरे को सुबह उठ के कंटेंट ढूंढना है, वीडियो बनानी है, क्योंकि पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू। हर चीज, अभी हम इतनी देर से मनी की बात कर रहे हैं, पर मैं अपने इंस्टाग्राम पेज को देखती हूँ तो लगता है हर चीज पैसा नहीं है, बिकॉज पीपल लव यू और लोग तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज लगती है मुझे। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि चाहे 60,000 भी पीपल है तो दैट इज अ बिग नंबर फॉर मी, क्योंकि मैं फिर ना अपना वो 17-16 ईयर ओल्ड सेल्फ याद करती हूँ, जब मेरे 1000 व्यूज भी आ जाते थे। आई वाज लाइक मम्मी इस वीडियो पे 1K व्यूज आ गए, बहुत बड़ी चीज हो गई 1K व्यूज पे। तो और अब क्या होता है कि 10,000 ही आए, ये वीडियो चली नहीं है, तो यहाँ पर भी पहुंची, तो आई फील लाइक कि हाँ ठीक है, सब सही चल रहा है। No, you have a long way to go and you're still pretty young, so बहुत आगे जाएंगे, right? But thank you यार, आप आए, and I really knew पहले भी that हमारी conversation बहुत fun भी होगी, insightful भी होगी, and I hope तुम्हें भी same लगा होगा। हाँ जी। Right? So yeah, once again thank you so much for coming, and I really hope people, जितने भी लोग देखेंगे ये, they take some insight from this, try to learn from that, and implement. That's the most important thing. And कोई गवर्नमेंट का बंदा देख रहा है तो प्लीज वो भी आप थोड़ा देख लेना कि आप भी नोट करें। बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके।